हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। और अगर देखा जाए तो ये चैप्टर बिल्कुल हमारा थ्योरेटिकल सा है, छोटा सा टॉपिक है ना, बहुत ही बेसिक्स का, पोस्टुलेट्स का, है ना, कुछ ऐसी चीजें जो हम नॉर्मली यूज करते हैं और अपन को उसका ऐसे कुछ बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं मालूम होता है। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यूक्लिड ज्योमेट्री कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि ज्योमेट्री यूक्लिड नाम के मैथमेटिशियन के पहले नहीं थी, या फिर यूक्लिड ने ही आकर के ये पॉइंट, लाइन और सर्कल सब बता दिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है कि ज्योमेट्री हमारे पास पहले भी एग्जिस्ट करती थी, बहुत सारी चीजें हमारे पास प्रॉपरली डिफाइंड नहीं थी, जैसे पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, इन सब की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हुआ करती थी हमारे पास, ठीक है। और कुछ ऐसी चीजें जो हम यूज तो कर जाते थे, बट उसको लेकर के हमारे पास कोई ऐसा स्पेशल ऐसा रूल नहीं था। बहुत ही कॉमन सेंस के साथ हम यूज कर लेते थे, बट वो हमारे पास ऐसा कोई मैथमेटिकल रूल नहीं था। तो उसी को यूक्लिड ने एक तरीके से आकर के एक साथ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें दे दिया है, बस। तो यूक्लिड का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे अगर देखा जाए तो बस इतना है कि हमारे पास जो ज्योमेट्री में एक तरीके से बिखरी बिखरी सी रैंडम सी चीजें थी, उसको उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमें अरेंज करके दिया, ठीक है। तो ये यूक्लिड ज्योमेट्री का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। बाकी इससे कहें कि आपके कंपटीशन में क्या आना है, तो ऐसा कंपटीशन साइड से तो कुछ नहीं, बट हाँ, जो भी आपके पास ये टॉपिक है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं उनको हम कवर करेंगे। बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक होगा, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में। और सबसे पहले तो हमने आपको यूक्लिड के बारे में आपको बता दिया है कि यूक्लिड कौन थे, उन्होंने मतलब क्या किया था, ठीक है। तो अब इसके बारे में आपको बताएं तो इन्होंने एक एक्चुअली अराउंड 300 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, 300 बिफोर क्राइस्ट, इस टाइम पे आकर के इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, मैथमेटिक्स में इन्होंने काम करा था, और उसको बोला गया था, उस बुक का नाम था यूक्लिड्स एलिमेंट्स, ठीक है। इसका नाम है एलिमेंट्स, ठीक है, बुक का नाम। तो इसी में इन्होंने ये सारी चीजें, अपने सारे पोस्टुलेट्स, ये सब इन्होंने कवर करके रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आती हैं आपके पास यूक्लिड्स एक्सियम्स, ठीक है, यूक्लिड्स एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। तो एक्सियम्स क्या होते हैं? एक्सियम्स का मतलब कुछ ऐसी चीजें जिसको हम एज सच, मतलब इसको हम प्रूव्ड मान करके और आगे यूज करेंगे। एक्सियम्स का मतलब ऐसा हो गया, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जिनको हम मान लेंगे कि ये मैथमेटिकली करेक्ट है और उनको हम यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या कहा गया कि आपको डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर अगर हम देखें तो आपको अलग अलग डेफिनेशन दी जा रही है यूक्लिड्स एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स के अंदर में, ठीक है। बहुत ही थ्योरेटिकल सा है, तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, थोड़ा सा बोरिंग सा लग सकता है, बहुत सारी चीजें ऐसी लग सकती हैं जो आपको पहले भी आती हो। तो सबसे पहली चीज इनको है कि ये पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट की डेफिनेशन एक तरीके से इन्होंने ही दी है, ठीक है। पॉइंट की जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या दी गई है? अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, ठीक है। मतलब सबसे छोटा हिस्सा जो किया जा सकता है, दैट इज पॉइंट। किसी भी लाइन का, कर्व का, जो भी चीजें हैं, उसका कोई सबसे छोटा हिस्सा जो भी है वो उसको क्या बोलते हैं? हम पॉइंट बोलते हैं। तो इसी को इन्होंने डिफाइन इस तरीके से कर दिया है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन है इसकी, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, ठीक है। ये आपका पॉइंट की डेफिनेशन है। अब इसमें ऑब्वियसली नई बात कोई नहीं है ना, बट यूक्लिड के अकॉर्डिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका लाइन को इन्होंने डिफाइन किया है यहाँ पे। तो लाइन की डेफिनेशन इन्होंने क्या दे दी? लाइन की डेफिनेशन इन्होंने दी है कि लाइन आपका एक लेंथ है, सिंपल सी बात, लाइन जो है आपका एक लेंथ है जिसकी कोई विड्थ नहीं है। लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन इस टर्म्स, मतलब यूक्लिड के टर्म्स में क्या है? अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, ठीक है।
एक ऐसी लेंथ है जिसकी कोई ब्रेथ नहीं होती, ठीक है। और द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। अब लाइन जहां पे भी एंड होगी, ऑब्वियसली लाइन जहां पे भी एंड होगी, चाहे इधर की ओर बढ़ते जाएं, चाहे इधर की ओर बढ़ते जाएं, जहां भी एंड हो रहा होगा वहां एक पॉइंट ही होगा ना। ऐसा तो पॉइंट लाइन कहीं रुकेगी नहीं, लाइन सेगमेंट कहीं रुक सकता है, लाइन तो इधर भी इनफाइनाइट तक, इधर भी इनफाइनाइट तक स्ट्रेच होगी, है ना। लेकिन जो भी आप कहो उसका लास्ट पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, पॉइंट ही होगा। बहुत सारे पॉइंट से ही तो लाइन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, बहुत सारे पॉइंट से ही तो लाइन बना है अपना। तो इसी चीज को कहा गया है कि एंड ऑफ लाइन इज अ पॉइंट, ठीक है। एंड ऑफ लाइन इज अ पॉइंट। नेक्स्ट आता है सरफेस। नेक्स्ट डेफिनेशन हमने दी है सरफेस की। सरफेस क्या होता है, अब जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड की ये सरफेस है, ठीक है। तो सरफेस को इन्होंने डिफाइन क्या किया, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, ठीक है। इसमें कोई विड्थ मतलब ऐसे कोई मतलब क्यूबिकल टाइप का शेप नहीं होना चाहिए, कमरे जैसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए जहां लेंथ ब्रेथ के साथ में आपकी थिकनेस भी आ जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है सरफेस। नेक्स्ट डेफिनेशन है सरफेस की, और यूक्लिड के टर्म्स में इसको क्या बोला गया, सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, ठीक है। तो सरफेस इज दैट इट हैज लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, ओनली, ठीक है। तो इसमें आपकी लेंथ है और ब्रेथ ही है, थिकनेस का कोई पार्ट नहीं है ना। फिर उन्होंने कहा एंड्स ऑफ अ लाइन की बात करें तो एंड्स ऑफ लाइन आपके पॉइंट्स होते हैं, ये बात आपको पहले ही बता दी गई है। एजेस ऑफ अ सरफेस, तो अब बताओ जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड का एज मतलब क्या होता है, किनारा। किनारे क्या है, जैसे ये किनारा है नीचे वाला, तो नीचे वाला किनारा खुद में एक लाइन है भाई। ये ऊपर वाला किनारा है आपका, वो भी अपने आप में क्या होगा, एक लाइन ही होगा, है ना। आप कोई भी सपोज एक पेज लेते हो, पेज में क्या है, पेज एक सरफेस है, ठीक है। वो लेंथ नहीं है, सॉरी उसमें लेंथ है, ब्रेथ है, लेकिन कोई विड्थ नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या बोल रहे थे, अपन बोल रहे थे एज ऑफ अ सरफेस। तो एज ऑफ अ सरफेस क्या होगी, लाइन होगी। किनारा क्या होगा, एक पेज का एक एज निकालें तो एज मतलब क्या, एक लाइन ही होगी। तो नेक्स्ट ये है कि एज ऑफ या फिर एजेस ऑफ सरफेस, एजेस ऑफ सरफेस आर लाइन्स, ठीक है। एजेस ऑफ सरफेस आर लाइन्स, ठीक। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन, अब लाइन क्या है, अब लाइन को एक ब्रेथलेस लेंथ हमने बता दिया था। लाइन हमने ऐसे भी एक कह सकते हैं, ये भी एक कर्व्ड लाइन हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। स्ट्रेट लाइन कब होगी, जबकि ये इवेनली हो, मतलब ये भी आपकी एक लाइन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बस एक कर्व्ड लाइन है ना, क्योंकि इसमें भी लेंथ है, ठीक है, लेकिन कोई ब्रेथ नहीं है ना। तो नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन। तो स्ट्रेट लाइन को डिफाइन किया गया, स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। तो अब इस मतलब मल्टीपल डेफिनेशंस यहां पे हम केवल देख रहे हैं। स्ट्रेट लाइन का हमने डिफाइन क्या किया है, स्ट्रेट लाइन को, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज नहीं कहीं आएगा, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन जस्ट वी आर कवरिंग इट। तो स्ट्रेट लाइन को हमने कैसे डिफाइन किया, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज, ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लिखा है, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन, ठीक है, विच लाइज इवनली, विच लाइज इवनली, ठीक है, विच लाइज इवनली विद पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, ठीक है, विद पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, ठीक है। बस ये सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी बस। नेक्स्ट आता है प्लेन सरफेस। अब सरफेस की हमने ये बात कर ली थी, जिसमें आपका क्या होता था, सरफेस में इट हैज लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, ओनली। प्लेन सरफेस में क्या है, प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विथ स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ।
ठीक है। तो प्लेन सरफेस में क्या बोला गया, प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। स्मूथ टाइप का रहे, ऐसा नहीं कि सरफेस में कहीं से कुछ कट हो रहा है, मतलब आपका सरफेस कुछ इस तरीके का है। ये भी एक ऐसे जैसे एक पत्थर का टुकड़ा होता है, वो भी कुछ इस शेप में अगर है, ठीक है, तो वो भी आपका एक प्लेन सरफेस नहीं हो जाएगा, है ना, वो भी आपका एक रफ सरफेस होगा। ठीक है, पत्थर का टुकड़ा है मतलब एकदम मान लीजिए कि उसकी एक लेयर, उसका अपर सरफेस केवल देखें तो सिर्फ उसका अपर सरफेस देखें, क्योंकि अदरवाइज तो आप कहोगे फिर पत्थर में विड्थ भी होगा, मतलब थिकनेस भी आएगी, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन, अपर सरफेस केवल देखें तो प्लेन सरफेस कहने का मतलब क्या है कि प्लेन सरफेस में सारी स्ट्रेट लाइंस टाइप की होंगी, है ना। तो प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। तो नेक्स्ट डेफिनेशन अपन कवर करते हैं। प्लेन सरफेस इज अ सरफेस, ठीक है, प्लेन सरफेस इज अ सरफेस which lies evenly with straight lines on itself, with straight lines on itself, ठीक है। तो प्लेन सरफेस इज अ सरफेस which lies evenly with straight lines on itself, ठीक है। तो ये आपकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं आपके पास। अब इन्होंने क्या किया कि ये तो चलिए डिफाइन जो किया, इसके अलावा भी हमारी टेंशन बढ़ा दी, हमें कुछ एक्सियम्स सच दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। एक्सियम्स आप सबको पता है, उस मतलब एक्सियम्स का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया, लेकिन जो मैं आगे बताने वाला हूं कि किस चीजों को इन्होंने एक्सियम कह करके अपने नाम पे कर लिया, ठीक है, एक तरीके से वैसे मतलब उसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है। जैसे आपको पहला एक्सियम मैं इनका बताता हूं कि यूक्लिड ने जो एक्सियम्स अपनी उस बुक एलिमेंट्स में दिए हैं उसमें क्या क्या है। तो एक एक्सियम अपन लेते हैं, क्या है, देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर x, अब आप सभी को पता है ना, x इक्वल टू वाई है, y इक्वल टू z है, तो ऑब्वियसली x इक्वल टू z होगा ही होगा, ये सभी को मालूम है। अब इसी चीज को इन्होंने अपने एक्सियम के नाम पे क्लेम कर लिया है। एक्सियम का मतलब मैंने आपको बताया था ऐसी चीजें जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जिसको हम मान के चलते हैं कि ये बातें सही हैं और यूनिवर्सल ट्रूथ के फॉर्म में इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। तो इसी को इन्होंने एक्सियम बोला है। अब इनका एक्सियम क्या है, फर्स्ट एक्सियम है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन एनदर। मतलब वही चीज, पहला एक्सियम यही है कि इफ x इक्वल टू वाई एंड y इक्वल टू z, मतलब x भी y के बराबर है और z भी y के बराबर है, देन x इक्वल टू z। भाई इसमें एक्सियम की क्या बात थी, इसमें मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, इसमें कुछ समझने जैसा है क्या, लेकिन नहीं, ये इनका एक्सियम है, ठीक है भाई। अब इसी का एग्जांपल हमने कहा कि अगर मान लो एक सर्कल है और एक स्क्वायर का एरिया सेम आता है ना, और एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर का एरिया सेम आता है ना। एग्जांपल के तौर पे मैं ज्योमेट्रिकल टर्म्स में कहूं तो मैंने कहा कि x मान लेता हूं मैं कि एक सर्कल का एरिया है, y जो है मतलब ये एरिया ऑफ सर्कल है ना, y जो है एरिया ऑफ स्क्वायर है, और z जो है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है। अब x अगर y के बराबर है और y आपका z के बराबर है, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं ना कि सर्कल का एरिया और एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होगा, लेकिन नहीं, यही हमारा फर्स्ट एक्सियम है, ठीक है भाई। ठीक, सेकंड एक्सियम है, और देखिए ऐसे अगर मान लीजिए आपसे कहा जाता है, सेकंड एक्सियम देखिए क्या है, a इक्वल टू बी है एंड c इक्वल टू d है, तो a प्लस c इज इक्वल टू b प्लस डी होगा। कोई नई बात है क्या, a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी होगा, ये सब बराबर ही है, तो a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी आना ही आना है ना। तो अब ये आपका यही एक्सियम है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, तो ऑब्वियसली इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, होल्स मतलब एलएचएस एलएचएस को एक साथ ऐड करिए, a प्लस सी, आरएचएस आरएचएस को एक साथ ऐड करिए, b प्लस डी, ये बराबर होंगे, ठीक है।
ये आपका सेकेंड एक्सियम है। और सिमिलरली थर्ड एक्सियम भी इन्होंने बना लिया है इसी बात पे। ठीक है, थर्ड एक्सियम क्या है कि अगर आप डिफरेंस भी ले लो, मतलब a माइनस सी, और उसी ऑर्डर में इधर भी ले लो b माइनस डी, तो ये भी बराबर ही होंगे। तो a माइनस सी इज इक्वल टू b माइनस डी आएगा। ठीक है, अब यही आपका एक एक्सियम था। फोर्थ एक्सियम देखिए, फोर्थ एक्सियम क्या कह रहा है, द थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन एनदर आर इक्वल टू वन एनदर। अब सोचो जरा, अब ये क्या बात हुई कि एक लाइन है ए बी, है ना, ए बी, और एक दूसरी लाइन है, मान लो मतलब सेगमेंट ले रहा हूं मैं सी डी, दोनों आपकी मान लीजिए सेम लेंथ की हैं, मतलब सी डी की लेंथ 2 है और हमें कहा जाए कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है, लेंथ ए बी इज इक्वल टू सी डी है। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं हम कि अगर हमसे ये कह दिया जाए कि ए बी और सी डी दोनों कोइंसाइड करते हैं, ए बी और सी डी दोनों कोइंसाइड करते हैं, कोइंसाइड का मतलब जस्ट एक के ऊपर एक है, तो मतलब ऑब्वियसली सेम है। और इसका मतलब ऐसे केस में ए बी इक्वल टू सी डी होगा, लेंथ ए बी इज इक्वल टू लेंथ सी डी होगी। अगर ये 2 है तो ये ऑब्वियसली 2 होगा। लेकिन यही फोर्थ एक्सियम है, क्या है, स्टेटमेंट अपन लिख लेते हैं भाई। ठीक है, फोर्थ एक्सियम का, द थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन एनदर आर इक्वल टू वन एनदर। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, थिंग्स विच कोइंसाइड, ठीक है, सीधा ही लिख लो, विच कोइंसाइड आर इक्वल। दो लाइंस हैं या जो भी चीजें हैं, अगर दो चीजें, एक सर्कल के ऊपर एक सर्कल ही रख दिया मैंने, दोनों सेम आ रहे हैं, तो एरिया दोनों का सेम ही होगा, दोनों का सरकमफेरेंस सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये आपके 4 एक्सियम्स हैं, है ना। और भी आते हैं आगे। फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में कहा जा रहा है कि अरे यार बहुत ही ट्रिवियल सी चीजें हैं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है यहां पे कि अगर आपका मान लीजिए जैसे 3 है ना, 3 इज ग्रेटर देन 2, तो अपन 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, है ना। तो वैसे ही ऑब्वियस सी बात है कि अगर a b से बड़ा है तो a विल बी इक्वल टू b प्लस c कोई वैल्यू नहीं होगी, है ना। तो a इज इक्वल टू b प्लस c, यही इसका एक्सियम है कि अगर a ग्रेटर देन b है तो a आपका कुछ b प्लस c कंसीडर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, अब इसमें तो कुछ सच कहने का था नहीं। तो उल्टा भी इसी तरीके से कह लीजिए कि अगर मान लीजिए एक लेंथ है AB, वो आपकी AC प्लस BC के बराबर है, एक लेंथ AB AC प्लस BC के बराबर है, तो अपन बोल सकते हैं क्या कि AB आपका AC से बड़ा होगा और सिमिलरली AB आपका BC से भी बड़ा होगा, बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नहीं, नेक्स्ट एक्सियम 6 है आपका, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एंड अदर। स्टेटमेंट देखो पहले तो, थिंग्स विच आर डबल, ठीक है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल। तो अब इसमें डबल रहे, ट्रिपल रहे, कुछ भी रहे, अगर दो चीजों का डबल मतलब 2 टाइम्स करने पे सेम ही आ रही है तो ऑब्वियसली वो चीजें बराबर ही नहीं होंगी। भाई 2 ऑफ ए बी, ये लेंथ एक है 2AB, और वो 2CD के बराबर आ रही है, तो ऑब्वियसली AB और CD आपके कैसे रहे होंगे, बराबर ही रहे होंगे। ठीक है, और सिमिलरली इन्होंने एक और बना दिया एक्सियम, क्या कि अगर AB बाई 2, मतलब जैसे यहां पे विचार डबल की जगह हाफ कर दीजिए बस। ठीक है, AB बाई 2 और CD बाई 2 अगर बराबर होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि AB और CD आपके बराबर ही रहे होंगे, तभी तो दोनों को डिवाइड बाई 2 करने पे वैल्यूज बराबर आती हैं। तो ये आपके यूक्लिड के 7 एक्सियम्स है। ठीक है, यूक्लिड के 7 एक्सियम्स हैं। अब इसमें आप कुछ समझ सकते हो, इसमें आपने क्या सीखा, कुछ नहीं सीखा, बस यही है कि ये बातें वो बोल करके चले गए हैं बस। अब अपन आते हैं यूक्लिड के पोस्टुलेट्स पे।
नेक्स्ट आइए अपन देखते हैं इनके एक्सियम्स के बाद पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स भी एक्चुअली एक्सियम्स जैसे ही है, बट इन्होंने अपना एक्सियम अलग डिफाइन किया, पोस्टुलेट अलग डिफाइन किया। करना कुछ था नहीं, देख ही सकते हो ये एक्सियम्स में क्या ही चीजें हैं। ठीक है, पोस्टुलेट्स क्या है? ठीक है, अब फिर से इन्होंने एजम्पशन दिए जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, पिछला वाला जो था वो आप अलजेब्रिकली मैथमेटिकली भी समझ सकते थे, बट पोस्टुलेट्स जो है आपके ये बेसिकली प्योरली ज्योमेट्री से कोरिलेटेड है। तो अब पोस्टुलेट्स क्या क्या है? ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट है अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है, पहला पोस्टुलेट द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन may be drawn from straight line may be drawn from any one point to any other, from any one point to any other। अब इसमें कौन सी बात है बताओ? एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक कोई भी दो अलग अलग पॉइंट्स हो तो ऑब्वियसली उनके बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो बस यही आपका पहला पोस्टुलेट है। ठीक है, ठीक है, पहला पोस्टुलेट क्या है कि दो पॉइंट्स कोई से भी हो उनके बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है, बस। ठीक है, ये आपका पहला पोस्टुलेट है। क्या? दो पॉइंट्स अगर हैं तो कोई से भी दो पॉइंट्स हो तो उनके बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। सेकंड देखिए, सेकंड पोस्टुलेट क्या है? सेकंड पोस्टुलेट है अ टर्मिनेटेड लाइन, मतलब लाइन सेगमेंट, ठीक है, कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन आइदर साइड। ठीक है, तो ये जो टर्मिनेटेड लाइन, ये पहले ये लोग यूक्लिड वाले जमाने में टर्मिनेटेड लाइन बोलते थे, अब उसी को अपन लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है? लाइन सेगमेंट का मतलब यही है कि आपके पास, पहले तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। कैन बी प्रोड्यूस्ड का मतलब है एक्सटेंडेड। ठीक है, कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन आइदर साइड, डेफिनेटली ऑन आइदर साइड, किसी भी साइड में इनको स्ट्रेच किया जा सकता है। मतलब अगर आपके पास ये आपका लाइन सेगमेंट है तो ऑब्वियसली इसको आगे बढ़ा सकते हो ना, इसको भी आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, क्योंकि लाइन अगर बनानी है तो लाइन को तो हम स्ट्रेच कर ही सकते हैं दोनों साइड में। ठीक है, ओके। थर्ड और भी फालतू सी बात है, क्या है कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। क्या? अ सर्कल कैन बी ड्रॉन, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन। अब इसमें आपके सीखने लायक बस यही बात है कि ये बातें ये बता करके गए, बस बातें तो आपको सारी पता है। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ठीक है, कोई भी सेंटर और कोई भी रेडियस लेकर के आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फोर्थ आपका क्या है? फोर्थ है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। 90 डिग्री कहीं भी बना हो आपस में बराबर ही होता है। तो ये आपका फोर्थ पोस्टुलेट है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एंड अदर। ठीक है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एंड अदर। फिर इसके बाद फिफ्थ पोस्टुलेट आपका, अच्छा, फिफ्थ पोस्टुलेट आपका है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ it taken together less than two right angles, then two straight lines if produced indefinitely, ठीक है, meet on that side on which angles are less than two right angles। क्या कहा गया पहले बात समझिएगा, फिर स्टेटमेंट पे जाएंगे।
अगर आपके पास इस तरीके की मान लीजिए दो लाइंस हैं, है ना, दोनों लाइंस है, अपना आगे पीछे बढ़ रही, आपने कहा कि इसको, मैंने कहा कि एक लाइन इसको ऐसे कट कर गई, ठीक। अब ये लाइन जब कट करेगी तो आप देख सकते हो कि एक एंगल इधर बनेगा इसके एक तरीके से लेफ्ट साइड में, और इसके राइट साइड में आपके पास ये और ये एंगल बन जाएंगे। इसको मैं 1 और 2 नाम दे रहा हूं, इसको 3 और 4 बोल दे रहा हूं। आप क्या नोटिस कर सकते हो कि 1 + 2 आपका जो है 180 से कम होगा 1 + 2 आपका 180 से कम होगा, बिकॉज 3 90 से बड़ा है, 3 इज ऑब्ट्यूज, 4 इज ऑब्ट्यूज, दैट मीन्स कि 1 and 2 आर एक्यूट। तो 1 भी आपका 90 से छोटा है, 2 भी आपका 90 से छोटा है, कह सकते हैं। 3 ऑब्ट्यूज है मतलब 1 90 से छोटा, 4 ऑब्ट्यूज है मतलब 2 90 से छोटा, तो 1 + 2 आपका 180 से छोटे होंगे। और जिधर साइड में आपका, मतलब जैसे ये लाइन ने इसको दो हिस्से में बांट दिया, आरएचएस और मतलब आरएचएस वाले एंगल्स 3 और 4 है, एलएचएस वाले एंगल्स आपके 1 और 2 हैं। तो जिस साइड के एंगल्स का सम 180 से कम होगा, जिस साइड के एंगल्स का सम 180 से कम होगा, उसी साइड में जाकर के दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। तो आप देख सकते हो दोनों लाइंस इधर तो नहीं इंटरसेक्ट करेंगी, बीच का गैप बढ़ता ही जा रहा है, इधर ही आकर के इंटरसेक्ट करेंगी। तो यही स्टेटमेंट है आपकी कि जिस साइड में आपका 180 से छोटा आएगा एंगल का सम, उसी साइड में आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट भी मैं एक बार बोल देता हूं, आप लिख लो, ठीक है। इफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस, ये 2 स्ट्रेट लाइंस हैं जिन पे ये फॉल करती है। तो ये स्ट्रेट लाइन है जो कि L1 और L2 पे फॉल करती है। तो इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन same side of it taken together less than 180 degree, then 2 straight lines, comma, if produced indefinitely, meet on that side on which sum of angles is less than 180 degree. Sum of angles is less than 180 degree. 2 इंटीरियर एंगल्स ये हैं, 2 एक्सटीरियर एंगल्स ये हैं। आप देख लो कि इस साइड में आपके पास जो दोनों एंगल्स हैं उनका सम 180 से छोटा है, या फिर इस साइड में सम जो है वो 180 से छोटा है। जिधर भी 180 से छोटा होगा उसी साइड में इंटरसेक्शन होगा। तो यहां पे आपका इंटरसेक्शन इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 5 पोस्टुलेट्स हो गए यूक्लिड के रिलेटेड। तो आप समझ सकते हो, ये हो सकता है फिर भी थोड़ी सी बात लगे, बाकी तो 4 के 4 पॉइंट्स आपके बिल्कुल ही ऑब्सोल्यूट है, ये तो सभी को मालूम होते हैं, है ना। बट वही बात है, बहुत पुराने जमाने की बात है, आज से 2003 इयर्स बैक ये सारी चीजें उन्होंने लिख करके दे दी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुछ और भी एग्जाम्स जब उन्होंने इतने सारे करे हुए थे तो हमने भी 3-4 एग्जाम्स और बना लिए अपनी ओर से। क्या एग्जाम्स हमने बना लिया है? हमने पहला एग्जाम बना लिया है कि अ लाइन कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। एग्जाम्स मतलब इसको हम प्रूव नहीं करेंगे, हम मानेंगे, है ना, कि ये सही बात है। तो पहला यही है, अ लाइन कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है। एक लाइन में आपके इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड, हमने इससे रिलेटेड और एग्जाम बना लिया कि थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफाइनाइटली मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन। एक पॉइंट से होकर के, जैसे एक पॉइंट है उससे तो आप 2 पॉइंट अगर आ गए तब तो एक ही लाइन उनसे पास होगी, लेकिन एक पॉइंट से होकर के तो आप कितनी भी लाइंस बना सकते हो, है कि नहीं। तो थ्रू अ पॉइंट, ठीक है, थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन, ठीक है। थ्रू a given point, ठीक है, through a given point infinite lines can be drawn.
ठीक है। अब अगर दो पॉइंट्स अगर फिक्स हो गए तो उनसे होकर के कितनी लाइंस बनेगी, जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये। अब इन दोनों से पास करने वाली तो एक ही लाइन बनेगी ना, PQ लाइन, है ना। तो नेक्स्ट यही है कि अगर दो पॉइंट्स दिए जाते हैं तो देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू देम, ठीक है। P से पास होने वाली बहुत सारी लाइंस है, Q से भी पास होने वाली बहुत सारी लाइंस है ना, लेकिन एक ही लाइन है जो कि P और Q दोनों से पास करेगी, ठीक है। तो थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, है ना, ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन, ठीक है। दो गिवन पॉइंट से आप सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप कहोगे ये सब एक्सियम्स हैं, पोस्टुलेट्स हो गए, है ना। थ्योरम्स कौन से होते हैं? तो थ्योरम्स ऐसी चीजें हैं जिनको डेफिनेशन जो मैंने लिखी, एक्सियम्स लिखे, पोस्टुलेट्स लिखे, उनकी हेल्प से हम प्रूव करते जाएं। तो ऐसे करके हमारे पास जो चीजें प्रूव होती जाएंगी, जैसे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये एक थ्योरम है क्योंकि इसको प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो जिनको प्रूव कर सकते हैं दोज आर थ्योरम्स, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक्स हैं जिनको हम प्रूव नहीं कर सकते, एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स एंड डेफिनेशंस। अब इनको हम यूज करके जिनको प्रूव करते हैं उनको हम थ्योरम्स कहते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा लेक्चर रहा जिसमें कि हमने इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस है सच आपके पास कुछ खास नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपके थियोरेटिकल क्वेश्चंस होंगे कि सेकंड थर्ड पोस्टुलेट कौन सा है, फिफ्थ पोस्टुलेट कौन सा है, इस तरीके की टर्म्स आपकी जरूर हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके के ही आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाने हैं। इसमें एज सच कुछ खास आपके पास क्वेश्चन पर्टिकुलरली डेवलप करने का कुछ खास स्कोप रहता नहीं है, ठीक है। बट वही बात है, थ्योरी का एक पार्ट है तो अपन थ्योरी के तरीके से इसको कवर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। थैंक यू ऑल।